नमस्कार साथियों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का जीएस पेपर 4 का पीवाईक्यू देखेंगे 2025 का। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं वो तो फिक्स ही होता है, लेकिन क्या क्वेश्चन आया है ये हम पढ़ेंगे। 1A, मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है, हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन करना है आपको। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाली है। कार्ल वान क्लॉज़विट्ज़ ने एक बार कहा था, युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है। समकालीन भू राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संबंध में उपयुक्त या उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी पर विवाद से संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए। महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता था? गिवन बिलो आर 3 quotations of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context? जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। विलियम जोन्स। किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती। स्वामी विवेकानंद। The strength of a society is not in its law, but in the morality of its people. किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक लक्षण के नियामक के बजाय समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक नियामक के बजाय एक सक्षम कर्ता सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे? ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए। ठीक है, मूल्य आधारित और अनुपालन आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए आप अपने कार्य स्थल में कौन से उपयुक्त उपाय अपनाएंगे? भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, क्योंकि IMF के अनुमानानुसार हाल ही में इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। तथापि यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में आवंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है अथवा उसका गलत उपयोग होता है। इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे?
थोड़ा सा चलिए हम केस स्टडी पे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है केस स्टडी में। विजय पिछले 2 वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले के डिप्टी कमिश्नर थे। अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए। पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिलों में बहुत भारी क्षति हुई। पूरा सड़क नेटवर्क और दूरसंचार बाधित हो गया। इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हुए। 200 से अधिक लोग मारे गए और 5,000 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गया है। बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर और अस्पताल स्थापित किए गए हैं। दूर दराज के इलाकों में बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार है। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है। विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। उनकी बड़ी बहन अमेरिकी नागरिक थी और पिछले कई वर्षों से वहीं रह रही थी। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिलों में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। वहीं उनके मोबाइल पर गृहनगर से मां के अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचने के लगातार संदेश आ रहे थे। विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और निरीक्षण कीजिए। आपके अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? आपको ये बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान में नहीं, दूसरा केस स्टडी है, 8वां नंबर में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वन भूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैव वैविध्य से परिपूर्ण है। इसके अलावा ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि या मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं। पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक अधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणकारक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार बार होने वाले मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण ये वन क्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में वन क्षेत्रों को साफ करने के से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा। क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है? मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में सामाजिक, प्रशासनिक और
नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं? पर्यावरणीय अखंडता और मानव गरिमा दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं? सुभाष राज्य सरकार के निर्माण विभाग के सचिव हैं। वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें लोक निर्माण विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा और विश्वास प्राप्त है। अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य के नीति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वह योजना, डिजाइनिंग और निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख करते हैं। सुभाष के मंत्री राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वह निकट भविष्य में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में हैं और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएं और प्रस्तुतियां की जाती हैं। सुभाष का इकलौता बेटा विकास रियल एस्टेट बिजनेस में है। उनके बेटे को अपने सूत्रों से पता चला है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है। वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उसे पता है कि आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा। इस स्तर पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदने से उसे भरपूर लाभ मिलेगा। वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिलाने के लिए दिन रात अपने पिता से विनती कर रहा है। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सीधे संभालेगा क्योंकि इससे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में जमीन खरीदता रहता है। अपने बेटे के लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं। इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपर्युक्त परियोजना में अतिरिक्त रुचि से संबंधित है। उनके भतीजे की भी बड़ी आधारभूत संरचना वाली परियोजना कंपनी थी। दरअसल मंत्री ने अपने भतीजे को का भी उनसे परिचय कराया है और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का संकेत भी दिया है। मंत्री ने उन्हें इस मामले में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वयन से अपनी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी। उपयुक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में है। उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों? 3 केस स्टडी है ना। राजेश अपनी 9 कंप्लीट करते हैं, छोड़िए। राजेश अपनी 9 साल की सेवा के साथ ग्रुप ए के अधिकारी हैं। वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्यालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु जिम्मेदार है। वह कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण आदि का प्रबंधन भी करते हैं। राजेश अब काफ़ी वरिष्ठ हो गए हैं और अगले 1 या 2 वर्षों में JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है। वह जानते हैं कि पदोन्नति DPC द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ 5 वर्षों की ACR निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है तथा ACR में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है। पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है। यद्यपि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित हैं। अब वह अतिरिक्त
प्रयास कर रहे हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाली रिपोर्टिंग अधिकारी है। एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदें। राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं। उसी दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता के सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए 35 लाख रुपए का अनुमान पत्र लाता है। यह देखा गया कि उस संगठन में लागू सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यालय मदों के लिए 30 लाख रुपए से अधिक के व्यय के लिए अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राजेश को पता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि ये सारी खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे उनकी ओर से इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे। कार्यालय के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा का प्रचलन है। यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखा परीक्षा के प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है। राजेश परेशान है, वह इस मामले में कोई निर्णय लेने में अनिश्चित है। उपरोक्त स्थिति में राजेश के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है? इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं? राजेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एमडी नरेगा जिसे कहते हैं को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए काम करने के अधिकार के प्रावधानों को पूरा करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरू किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना, जो प्रति परिवार अधिकतम प्रति वर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए तैयार है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है। जॉब कार्ड पंजीकरण को जारी किया जाता है। जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है। राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष के शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी। विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य करवाया गया। आपको एक जिले का प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया है। आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है। वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया है। मजदूरों की मस्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है। किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है। फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है। व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिए गए हैं। निधियों का कुप्रबंधन और निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है। ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे? ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे? आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपट लेंगे गुरु? अशोक पूर्वोत्तर राज्य के एक सीमावर्ती जिले के मंडल आयुक्त हैं। कुछ वर्ष पहले सेना
से नवनिर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया था। देश में विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विद्रोही समूह द्वारा अपनी सीमा के पास कुछ आबादी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के कारण आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई। सैन्य और विद्रोही समूहों के बीच तीव्र संघर्ष के कारण हाल के दिनों में नागरिक हताहतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इसी बीच अशोक को एक रात में सीमा चौकी पर तैनात पुलिस से सूचना मिली कि लगभग 200 से 250 लोग, जिनके मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, सीमा पार करके हमारी सीमा की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस समूह में सैन्य वर्दीधारी हथियारों के साथ लगभग 10 से सैनिक शामिल हैं जो सीमा पार करना चाहते हैं। महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं। उनमें कुछ घायल हैं और कुछ ज़्यादा खून बह रहा है। उन्हें तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत है। अशोक ने राज्य के गृह सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम के कारण खराब कनेक्टिविटी के कारण ऐसा करने में असफल रहे। इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प हैं? अशोक को किन नैतिक और कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? आपके विचार से अशोक के लिए कौन सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों? वर्तमान स्थिति में वर्दीधारी सैनिकों के साथ व्यवहार करते समय सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए?